आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में विचारधारा का संकट भी है और इस विचारधारा के संकट में उद्धव ठाकरे उलझ कर रह गए, क्योंकि करीब 3 दशक से ज्यादा का कार्यकाल उन्होंने आपके साथ बीजेपी के साथ बिताया है, बाला साहब ठाकरे के समय से जुटाया है। तो वो विचारधारा के संकट में उलझ गए और उनके कार्यकर्ता समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। वो ऐसे बेमेल गठबंधन में फंस गए जिसमें एनसीपी है, कांग्रेस है, और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक नैया डूब गई। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में जब मैं कैंपेन में देख रहा था कि नाम का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, न बाला साहब है, न बाला साहब के विचार हैं, न बाला साहब का झंडा है। मुझे तो लग रहा है कि उनको हरा झंडा ही रखना चाहिए था। वो न चुनाव चिन्ह है, न विचारधारा है। विचारधारा से कंप्रोमाइज किया। एक मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी जी ने चला। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे जी राहुल गांधी से सिर्फ वीर सावरकर पर 2 शब्द बुलवा कर दिखाएं, तो जो वीर सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी, उन्होंने कहा था मैं सावरकर नहीं हूं, याद है ना आपको? जी जी याद है। तो वीर सावरकर के जो चाहने वाले थे उनके बीच में यह मामला गया। और शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है वो जाकर मिस्टर नोमानी से फतवा लेने लगे, वो ध्रुवीकरण करने लगे। उनको लगा कि सिर्फ माइनॉरिटी वोट यानी बाला साहब के नाम पर जो हिंदुत्व का वोट है वो आ जाएगा। तो उन्होंने अपनी आत्मा ही हिंदुत्व ही निकाल के अलग कर दी। अब वो कांग्रेस के विचारधारा पे चलने लगे। तो जो उनके वोटर थे वो अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे और उसमें लगता था कि बाला साहब का जो असली वारिस है, ठीक है, उनके घर में पैदा नहीं हुए शिंदे साहब, एक तो वो कम से कम बाला साहब के विचार, बाला साहब के झंडा, बाला साहब का तीर कमान, सब कुछ उनके पास था। और जो चुनावी सभाओं में और राजनीतिक पोस्टरों में बाला साहब का जो गठबंधन, बाला साहब के फोटो भी लगाए, भी इनके पास था। जी, और फोटो भी लगाया और उसका असर भी दिखाई दिया। शहनवाज जी, लेकिन क्या आप मानते हैं झारखंड में जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री बाला साहब को आगे रख के चुनाव लड़े वो, हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, वापस आए, फिर मुख्यमंत्री बने, तो कुल मिलाकर उनके ऊपर जो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, वो मुद्दा कहीं ना कहीं असर नहीं कर पाया। इसके साथ साथ आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी ट्राइबल बेल्ट में, आदिवासी इलाकों में, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, वहां ज्यादा काम करने की जरूरत है और अच्छे लीडर, नए युवा लीडर को और लाने की जरूरत है? मनोज जी, जैसे आपने हमसे पूछा कि क्या एक नारे से हम महाराष्ट्र जीते या एक मुद्दे से जीते, तो मैंने जवाब में आपको कहा कि नहीं, एक नारे नहीं होते हैं, उसके कई कारण होते हैं और सब जब मिलता है तो हम जीतते हैं। और झारखंड में हमारे हार के कारण एक नहीं अनेक होंगे, उसको हम तलाशेंगे। सिर्फ हमने तो वहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, हमने वहाँ घुसपैठ का मुद्दा उठाया, हमने वहाँ बेटी माटी का मुद्दा उठाया और वो मुद्दा जनता के बीच में लेके गए। हेमंत विश्व शर्मा वहाँ हमारे इंचार्ज थे, शिवराज सिंह चौहान जी थे और हमारी पूरी टीम थी, पूरी ताकत से लड़े, कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली तो हम वहाँ ईवीएम को दोष तो नहीं देंगे, हम तो कहेंगे कि ठीक है, हम में ही कोई कमी रही होगी जो हम उतना मेहनत नहीं कर पाए, जनता के बीच में उस तरह के मुद्दे नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम झारखंड के अंदर वो सफलता जो हम चाहते थे वो सफलता नहीं मिली। आपका ये बड़प्पन है कि हार गए तो ईवीएम को दोष नहीं दे रहे हैं, बाकी तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम को दोष दे रही हैं क्योंकि वो जीत जाती हैं, तब झारखंड में इस तरह का दोष नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप दूसरी जगह जाकर हार जाएंगे तो आप तुरंत ईवीएम पर, और संजय राउत ने कह भी दिया कि ये महाराष्ट्र की जनता का जनादेश नहीं है, अब इसकी बजाय बैलेट पर दोबारा से चुनाव कराया जाए और उस परिणाम को देखा जाए, हम जरूर जीत कर आएंगे। तो संजय राउत के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? संजय नहीं, ये ईवीएम से नहीं, ये जो शिवसेना हारी है उसकी एक वजह, अगर मैं शिवसेना की तरफ से, फिर शिवसेना हमसे पूछे एक वजह क्या है, तो एक वजह तो नहीं होती, लेकिन उसमें बहुत बड़ी वजह संजय राउत का वो जो उनका ओरल बयान होता है ना, वो एकदम जैसे लगता है कि माइक मिला और वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो
संजय राउत की भाषा भी एक बड़ा कारण है उनके हार की। और संजय राउत ने ही वो प्रपंच रचा कि जनादेश था बीजेपी शिवसेना को, और उसको तोड़कर वो कांग्रेस की तरफ ले गए। तो कैसे होगा अगर कोई एक व्यक्ति वेजिटेरियन हो और एकदम प्याज लहसुन न खाता हो, उसको एक वेग आप मछली खिलाने लगे। और वही काम जो हिंदुत्व के चैंपियन माने जाते थे, जी जी जी, बाला साहब ठाकरे जी के विरासत को लेकर चल रहे थे, वो जाकर मस्जिदों में मीटिंग करने लगे, मौलानाओं से बयान और फतवा दिलाने लगे। सही कह रहे हैं। विचारधारा का संक्रमण हो गया, विचारधारा का संक्रमण शिवसेना उद्धव गुट के साथ हो गया और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी नैया डूब गई। अब शायद जी जी मैं वही मनु जी मैं यही कह रहा हूं कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब शायद आने वाले समय में उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वापस शायद घूमकर वो आ जाएं। इसके लिए इंतजार करेंगे। आपने हमसे बात बस एक ही चीज है कि अगर संजय राउत को रोज बयान दिलवाते रहे तो कभी नहीं हमारे लिए बड़ा अच्छा है। संजय राउत को रोज सुबह 10 बजे वो मीडिया भेज दे उनके पास। पूरा शिवसेना में भी जो 8-10 सीट जीती है वो सब जीरो करेंगे। जब तक वो जैसे दिल्ली में कांग्रेस जीरो हो गई थी, एक दिन आएगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी देखिएगा जीरो हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सीट आ गई, डबल डिजिट में वो पहुंच भी गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शहनवाज जी आपका। आपने हमसे बात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, लेकिन इन सब के बीच